गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं सुनील त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुनील फिजिक्स क्लासेस। दोस्तों, हम फिजिक्स के लेक्चर्स आपको तैयार करवा रहे हैं ताकि आसानी से आप समझ सकें और समझ करके इसका फ़ायदा उठा सकें। हमारे लेक्चर्स आपके सुनील फिजिक्स क्लासेस चैनल में आते रहेंगे और इनको देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो हम लोग रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर 1। तो आज हम लोग रिवाइज करेंगे फोर्स एंड टार्क ऑन अ डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर टार्क और फोर्स इन दोनों को देखेंगे। तो वास्तव में टार्क क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से मिलकर के बना हुआ है। प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स चार्ज से बाहर की तरफ F1 QE लग गया और माइनस क्यू चार्ज पे चार्ज की ओर फोर्स यानी अपोजिट डायरेक्ट प्लस क्यू के अपोजिट डायरेक्शन में माइनस QE लग गया। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगे हुए हैं तो इनका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन इक्वल और अपोजिट चार्जेज के कारण हमेशा ये डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल पे प्लेस्ड है तो ये हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश करता है। मोमेंट ऑफ दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज कॉल्ड टार्क। तो टार्क होता है वन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो यहाँ देखें और टार्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम देखें तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये BC है। तो ये फोर्स के परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाता हुआ एंगल बनाता हुआ इस पे भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इस फोर्स पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इसलिए BC परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ एनी ऑफ फोर्स यानी QE इंटू BC। अब BC इक्वल टू क्या होगा, इन ट्रायंगल ABC। हम देखा BC अपॉन AC इक्वल टू साइन थीटा, देयर फोर BC इक्वल टू AC साइन थीटा या BC इक्वल टू 2A साइन थीटा। क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि डाइपोल की लेंथ 2A है तो क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू 2A साइन थीटा। अगर हम टाउ की वैल्यू निकालेंगे तो एक फोर्स QE इंटू 2A साइन थीटा, टाउ इक्वल टू आ जाएगा PE साइन थीटा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड E इलेक्ट्रिक फील्ड है और दोनों के मल्टीप्लिकेशन के साथ अगर साइन थीटा मल्टीप्लाई होता है इसका मतलब वो क्रॉस प्रोडक्ट है तो टाउ इक्वल टू P क्रॉस E हो जाएगा। ठीक, तो ये हम लोग देखे हैं और साइन थीटा की वैल्यू थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे साइन 0 थीटा की वैल्यू 0 होगी, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। तो 90 डिग्री एंगल पे टाउ मैक्सिमम होगा और 0 डिग्री पे टाउ 0 होगा। वैसे भी देखें जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से ही इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने में कोई काम नहीं करना पड़ता है, इसलिए टाउ इक्वल टू 0। और 90 डिग्री एंगल पे अगर है तो 90 डिग्री से मूवमेंट कराने में ज़्यादा फोर्स लगेगा, इसलिए टाउ मैक्सिमम होगा व्हेन एंगल इज 90 डिग्री। अब वर्क डन इन टर्निंग अ डाइपोल, एक डाइपोल को मूवमेंट कराने पे, मान लेते हैं कि डाइपोल BC पोजीशन पे है, ये BC पोजीशन पे डाइपोल है और BC पोजीशन से उसको B से B डैश और A से A डैश में लाने में कुछ काम करना पड़ता है एंड दैट वर्क इज गिवन बाय W इक्वल टू PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आ जाता है। फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल में किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में लाने में जो वर्क करना पड़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल कहा जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डाइपोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पोजीशन विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में लाने में जो वर्क करना पड़ता है दैट वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू PE cos थीटा माइनस PE cos थीटा या माइनस P डॉट E। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स,
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाने वाली लाइन को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ दैट सरफेस। और इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव अथवा जीरो कुछ भी हो सकता है। माइनस क्यू चार्ज के कारण हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की ओर आता हुआ नजर आता है तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव होगा। प्लस क्यू चार्ज के कारण हम जानते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स चार्ज से बाहर की ओर जाता हुआ नजर आएगा, और जब चार्ज से बाहर की ओर जाता हुआ नजर आता है उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होता है। और माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज के कारण, प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इस रीजन में जा रहा है इधर पॉजिटिव फ्लक्स होगा, इस रीजन से आने वाला नेगेटिव फ्लक्स होगा, और S3 रीजन में इस पर्टिकुलर रीजन का जो फ्लक्स है वो जीरो होगा। जीरो क्योंकि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉजिटिव फ्लक्स, माइनस क्यू चार्ज के कारण नेगेटिव फ्लक्स, और पॉजिटिव नेगेटिव मिल करके दोनों के इफेक्ट को कैंसिल कर दिए। तो इसके कारण नेगेटिव, इसके कारण पॉजिटिव, और इसके कारण जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ये एक सरफेस है, मान लेते हैं कि ये सरफेस एरिया की सीट है, और हम इसमें से एक स्मॉल सरफेस एरिया ds ले लेते हैं। तो डी फाई इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल फ्लक्स डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, या डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एच। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, या फाई इक्वल टू होल पूरे सीट के कारण, इस पूरे सीट के कारण अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो फाई इक्वल टू हो जाएगा समेसन ई डॉट डी एस, या सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस, या सरफेस इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा। अब स्पेशल कंडीशंस में देखें कि अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होता है, तो फाई इक्वल टू ई डी एस होगा। तो फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन cos 90 इक्वल टू 0, देन फाई इक्वल टू 0। यार अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट कर रहा है, दूसरा सरफेस एरिया अफेक्ट कर रहा है, दूसरा ई और एस के बीच का एंगल थीटा। तो सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी की भी वैल्यू इंक्रीज होगी तो फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। गॉस थ्योरम क्या होता है? तो Carl Friedrich Gauss propounded a relationship between the total flux passing through any closed surface and the net charge enclosed within the surface. मतलब कि टोटल चार्ज किसी भी सरफेस से जितने भी चार्ज इनक्लोज्ड हैं उनके बीच, और जितने भी टोटल फ्लक्स उस पर्टिकुलर क्लोज्ड सरफेस से पास हो रहे हैं उनके बीच एक रिलेशन दिया गॉस ने, जिसको गॉस थ्योरम कहा जाता है। According to this theorem, the net electric flux passing through a closed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed within the surface. इस थ्योरम के अनुसार गॉस ने क्या बोला कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जितने भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास हो रहे हैं वो उस पूरे सरफेस में जितना भी नेट चार्ज इनक्लोज्ड है उस चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। यानी कि फाई इक्वल टू हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। अगर हम मान लें कि ये एक सरफेस है, स्फीयर है, इस स्फीयर का रेडियस r है, और यहाँ पे एक पॉइंट P है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, और विच इज गिवन बाय E। यहाँ पे एक स्मॉल सरफेस ले लिया ds, इस होल स्फीयर का सरफेस S है, और ये स्मॉल सरफेस हमने ले लिया ds, और इस पूरे स्फीयर में प्लस क्यू चार्ज, यानी प्लस क्यू चार्ज मान लेते हैं स्फीयर के सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस यानी फाई इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस एंड दैट इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि जितना भी चार्ज इनक्लोज्ड है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ये होता है। अब इसको प्रूव करते हैं। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज है प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, आर रेडियस ऑफ स्फीयर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या हम लोग जानते हैं, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। द फील्ड विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स अलोंग OP। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, चूंकि यहाँ प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू चार्ज के कारण हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, वो चार्ज से बाहर की ओर जाता हुआ नजर आएगा, तो ये रेडियली आउटवर्ड होगा। और स्फीयर का सरफेस भी बाहर की तरफ फैला होगा, यानी स्फीयर का सरफेस भी रेडियली आउटवर्ड ds होगा। इसलिए
ई और डीएस के बीच का एंगल, चूंकि ये एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। जब पैरेलल होंगे तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल बिटवीन ई एंड डी एस इज 0 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं कि स्मॉल स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई है, तो डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस या ई डी एस कॉस थीटा। अब ई और डी एस के बीच का एंगल चूंकि 0 डिग्री है तो कॉस 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, देयरफॉर डी फाई इक्वल टू ई डी एस हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशंस देखें, ई की वैल्यू यहाँ अगर मैं पुट करूँ तो डी फाई इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर डी एस। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय फाई इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल डी फाई, है ना। तो एक स्मॉल स्फीयर डी एस के कारण डी फाई था, तो पूरे स्फीयर के कारण फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई। अब हम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से, इक्वेशन थर्ड से वैल्यू डी फाई की यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर डी एस, या फाई इक्वल टू ये सारे कांस्टेंट हैं, इनको बाहर निकाल लिया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएस, क्योंकि सरफेस एरिया हमने पहले स्मॉल माना है, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे फिर सबसे बड़ा, तो पूरा का हमने इंटीग्रेट कर दिया तो एक बड़ा सा स्फीयर बन गया। तो क्लोज इंटीग्रल डीएस एक बड़ा स्फीयर बन गया, और स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इन प्लेस ऑफ क्लोज इंटीग्रल डीएस वी कैन पुट 4 पाई आर स्क्वायर। तो जब इंटीग्रेशन डीएस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर पुट किया एरिया ऑफ स्फीयर, देन फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई एंड 4 पाई गेट कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, देन फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर गॉस थ्योरम। अब हम लोग बात करते हैं गॉसियन सरफेस की। गॉसियन सरफेस any hypothetical closed surface enclosing the charge or system of charges is called Gaussian surface. It is used to determine the electric field intensity developed due to charge or system of charge. तो Gaussian surface एक hypothetical surface होता है जिसमें कि टोटल चार्ज या नंबर ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड होते हैं। हम वास्तव में गॉसियन सरफेस क्यों लेते हैं, क्योंकि गॉस ने ये बोला कि हम किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो उसको क्लोज्ड सरफेस बनाने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल सरफेस, क्लोज्ड सरफेस कंसीडर करते हैं, और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए गॉसियन सरफेस का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ बाय गॉस थ्योरम। तो मान लेते हैं कि ये एक स्फीयर है जिसका सरफेस एरिया एस है, हम एक स्मॉल स्फीयर डी एस मानते हैं, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड, सरफेस भी रेडियली आउटवर्ड है, और इस स्फीयर का रेडियस आर मान लेते हैं। तो फाई इक्वल टू होता है सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस, या ई इंटू सरफेस इंटीग्रल डी एस, और सरफेस इंटीग्रल डी एस द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विच इज 4 पाई आर स्क्वायर, सो फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होंगे, यानी ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या ई इक्वल टू ये उधर चला जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर Q1 एक टेस्ट चार्ज है जो कि R डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, और F Q और Q1 के बीच लगने वाला फोर्स है, तो F इक्वल टू होता है Q1 इंटू ई, और ई की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दूं तो आ जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई आर स्क्वायर विच इज द कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इस तरह से आपका चैप्टर 1 पूरा रिवीजन के साथ कंप्लीट होता है। थैंक यू।